प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वर्ग सप्तम की सिविक्स पुस्तक का 8वां अध्याय बाजार में एक कमीज इसको देखेंगे। यह कमीज, ये जो कमीज आप पहनते हैं, यह बाजार में जब बिकने आती है तो कितनी प्रोसेस के बाद आती है, कितना प्रक्रिया से गुजरकर यह आपके पास आता है, इसको हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में इसी कमीज के बारे में बताई गई है कि यह कैसे छोटे व्यापारी के पास, बड़े व्यापारी के पास उत्पादन कैसे होता है, कैसे इस कपास उपज जो होता है, इन सब बातों का इसमें जिक्र किया गया है और किस प्रकार एक बाजार श्रृंखला का निर्माण होता है। उसके बाद यह हम लोगों तक पहुंचता है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान का विवरण, उसके बारे में इरोड का कपड़ा बाजार, दादन व्यवस्था क्या होती है और दिल्ली के निकट बस निर्यात करने का एक कारखाना, वहाँ कारखाने में क्या होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज की कीमत क्या हो जाती है, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन लोग हैं और बाजार और समानता, कितनी समानताएं बाजार में है, इन सब बातों का जिक्र हम देखते हैं। इसमें जिक्र किया गया है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान का। उसका कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल में स्वप्ना नाम की एक छोटी किसान है और अपने खेतों में वो कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे में पक रहे हैं और उसमें कुछ चटक भी गए हैं। स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे किसको कहते हैं, तो डोडे जिसमें रुई भरी है और चटक कर नहीं खुलते हैं, उसी को डोडे कहते हैं। रुई की फसल इकट्ठा करने में कई दिनों का समय लग जाता है, बहुत परेशानी वाली ये व्यवस्था है। रुई एकत्र करने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास के बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि जिस समय वह खेती कर रही थी, स्टार्ट कर रही थी, उसमें उसे पैसे का ज़रूरत था और 2500 रुपया कर्ज पर लिया था व्यापारी से। किसके लिए? तो बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक के लिए। उसमें उर्वरक डाला जाता है, खाद डाला जाता है ताकि सही तरीके से हो। तो इन सब चीज़ों को एक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था तो वो उससे कर्ज लिया। और स्वप्ना वो किसान जब कर्ज लिया तो उसमें व्यापारी शर्त करवा लेता है कि तुमको जो उत्पादन होगा फिर हमारे यहाँ ही बेचना पड़ेगा। तो मजबूरी में उसे उसी के पास जाना पड़ता है। और जब वहाँ जाती है तो देखती है कि और उसका 2 आदमी रुई तोल रहा था 15, और जब ये दी तो 4 कुंटल रुई हुआ 1500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। 6000 रुपया इसको दिया, हुआ 6000 रुपया हुआ। और उसने क्या किया, 3000 रुपया ऋण का काट लिया था 2500 रुपया, 500 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया, वो एक अलग। और फिर जो है ये बोलती है केवल 3000, इतना मेहनत हुआ, 4 महीना तक काम किए हम लोग, फिर भी इतना ही कम पैसा। तो जो है व्यापारी जो है कहते हैं कि बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई है। तो क्या करती है, कुछ नहीं बोलती है। पर व्यापारी बोलता है मैं तो वो भी दे रहा हूँ, बहुत दे रहा हूँ, दूसरा व्यापारी इतना भी नहीं देगा, विश्वास नहीं हो तो जाके देख लीजिए। तब ये बेचारी क्या करती, स्वप्ना के पास कोई चारा नहीं था। बोलती नहीं ठीक है, मैं संदेह नहीं कर रही हूँ आपके ऊपर, मैं तो सोच रही थी कि और पैसा होना चाहिए, इतना जो है हम लोग मेहनत करते हैं तो हाँ, ताकि हम लोग गुजारा भत्ता भी गुजारा यापन होता अच्छा से। जबकि स्वप्ना अच्छी तरह से जानती है कि यदि दूसरे जगह जाके बेचती तो 1800 रुपया प्रति कुंटल बिकता, यानी कि 300 रुपया प्रति कुंटल, 4 कुंटल 1200 रुपया उसका उसे इस तरह से ही नुकसान हो जाता है। और वो जो व्यापारी है गांव का एक शक्तिशाली आदमी है,
शक्तिशाली आदमी जो होता है ना, उससे आम लोग ऐसे भी लड़ना नहीं चाहता है, कुछ बात भी बोली करना नहीं चाहता है, उससे साइड हट जाता है। और उससे क्या होता है, कपास पर कर्जे के लिए जो है व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता है, व्यापारी पर। और उसमें जो है बहुत तरह की जो है, सिर्फ व्यापारी के लिए नहीं, कभी जो है बीमारी पड़ गया या बच्चों का स्कूल फीस जुटाना पड़ गया, कोई ऐसा आपातकाल वाला व्यवस्था होगा, तो उसी के पास जाके फिर ऋण भी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। तो कपास की पैदावार करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ किसान की स्थिति है कि ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं इरोड का कपड़ा बाजार। इरोड क्या है? इरोड एक जगह है तमिलनाडु में, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक माना जाता है। और यहाँ इस बाजार में कई प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं और आसपास के क्षेत्र के बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों का कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। समझ गए? बाजार है, बुनकर आते हैं वहाँ से कपड़ा बेचने, और अन्य व्यापारियों का कार्यालय है वहाँ पर। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। आपको पता है तमिलनाडु कहाँ है? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण के इधर है, दक्षिण भारत में है। अच्छा, बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर से कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। कुछ व्यापारी ऑर्डर करते हैं और बुनकर फिर कपड़ा तैयार करके वहाँ लाते हैं। और ये व्यापारी क्या करते हैं, फिर वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। जो वस्त्र बाहर भेजते हैं, निर्यातक क्या होता है? निर्यातक होता है बाहर भेजना, बेचना, बाहर जाना। और एक होता है आयात। आयात होता है खरीदना कहीं से, जब विदेश से कोई चीज़ हम खरीदते करते हैं, आयात कर रहे हैं। और निर्यात कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं। और क्या होता है यहाँ पे, तो निर्यातक को ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, वे सूत खरीदते हैं, सूता खरीदते हैं और बुनकरों को कहते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है, और उस तरह वे लोग कपड़ा तैयार करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर के अनुसार माल तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दादन व्यवस्था। ये दादन व्यवस्था क्या होती है और बुनकरों द्वारा घर पर तैयार करने की क्या व्यवस्था होती है। तो कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उस आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। ढेर सारा बुनकर आता है और ये बुनकर व्यापारी से सूता लेते हैं, धागा लेते हैं और कपड़ा तैयार करते हैं। तो इससे बुनकर को 2 लाभ होता है। क्या लाभ होता है? तो सूता खरीदने के लिए, जो धागा खरीदने के लिए पैसा लगाना नहीं पड़ता है, और साथ ही कपड़ा को बेचने की जो व्यवस्था होती है उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। बुनकर को पहले पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है, कितना कपड़ा बनाना है और कौन लेगा। बुनकर भी मानसिक रूप से राहत में रहता है। अब देखिए, कच्चे माल को प्राप्त करने और माल की बिक्री करने के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता होती है। इसके लिए क्या होता है ना, व्यापारी का वर्चस्व हो जाता है। वो अपने मन मुताबिक सब काम को ढालता है। वो ऑर्डर देते हैं ये कपड़ा बनना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि बुनकरों का एक तरह से कहीं न कहीं शोषण होने लगता है। वो कम मूल्य देते हैं और बुनकर ये नहीं जानता है कपड़ा किसके लिए बनाया जा रहा है, कितना बनाया जा रहा है। व्यापारी क्या करते हैं, बुनकर के लिए जो है वस्त्र निर्माता से संपर्क करते हैं, उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं वहाँ से। फिर ये लोग यहाँ से धागा खरीदते हैं, इसको देते हैं बनाने के लिए। और कपड़ा बुनने वाले गांव के आसपास के ही रहते हैं। और यह व्यवस्था आपको बहुत जगह मिलेगी। हो सकता है आपके घर के आसपास भी यह व्यवस्था रहे कि बुनकर, अगर आप देखे होंगे तो वहाँ से कपड़ा, उसका ऑर्डर मिलता है और वो लोग धागा बनाते हैं, उसके बाद कपड़ा भी बुनते हैं।
और फिर बाद में व्यापारी के पास देते हैं। व्यापारी उस पर फिर कितना में बेचेगा, कहाँ बेचेगा, या व्यापारी तय करता है। अच्छा, कपड़ा बाजार में व्यापारी क्या करते हैं ना, पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। कपड़ा बन गया, फिर वस्त्र बनाने के कारखाना जो होता है वहाँ जाता है वो कपड़ा, तो फिर वहाँ जाता है। इस तरह बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। अब देखिए बुनकर क्या करता है, यहाँ पर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर जो है ना करघा खरीदता है। बुनकर ऐसे नहीं बुन देगा, उसको करघा रहता है। और लूम बोलते हैं उसको, एक उसका दाम है 20,000 और 2 ठो खरीदेगा 40,000 दाम लग जाता है। और उसके 12 घंटा तक वो लोग काम करते रहता है। इसके बाद भी जानते हैं महीना में कितना कमाई होता है, बहुत कम, 3,000 4,000 यही कमाई होती है, बहुत ज़्यादा कमाई लोग को नहीं होती है। और व्यापारी और बुनकर के बीच जो व्यवस्था होती है, वो जो धागा देते हैं, फिर ये बनाते हैं, वो ऑर्डर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। इंग्लिश में कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। यहाँ क्या होता है, व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त लेता है। भारत के कई जगह में, कई क्षेत्रों में इस तरह की बुनाई की व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ पर हम लोगों ने ये दादन व्यवस्था के बारे में जाना। अब आगे हम लोग देखते हैं बुनकर सहकारी व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं बुनकर सहकारी व्यवस्था। ये बुनकर सहकारी व्यवस्था क्या होती है ना, तो दादन व्यवस्था समझ गए, व्यापारी बुनकर को कम पैसा देते हैं और व्यापारी उसे सामान ले लेते हैं। और व्यापारियों को उभर निर्भरता कम करने के लिए बुनकरों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार भी कभी कभी कुछ काम करते रहती है। तो यह भी सोचते होंगे इतने पैसा, कम पैसा कमाते हैं, किस तरह उनका जो है अधिक पैसा कमाए जब उतना अधिक मेहनत करता है। तो एक सहकारी संस्था होता है। ये सहकारी संस्था क्या होता है ना, कि कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं इकट्ठे होकर पारस्परिक लाभ के लिए, कि सबों को लाभ हो, तो ऐसा सामूहिक रूप से गतिविधि करते हैं। और जैसे कि कुछ कर्ज ले लिए, मशीन ले लिए, और फिर वो जो है हैंडलूम वहाँ से फिर तैयार करते हैं। और क्या करते हैं, सूद व्यापारी से सूद प्राप्त करते हैं और बुनकरों को बांट देते हैं। सहकारी संस्था क्या करती है, विक्रय का भी कार्य करती है। जैसे कि कभी कभी सरकार ही वो सामान देखते हैं कि ले लेती है। और जैसा कि एक उदाहरण दिया गया, तमिलनाडु में सरकार ने स्कूल में योजना चलाई, गणवेश योजना। गणवेश योजना में क्या है ना, कि सभी स्कूली बच्चों को सरकार कपड़े मुहैया कराती है। तो सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहायता से सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा लेती है, खरीदकर कोऑपरेटेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। तो या कभी कभी आपने सुना होगा यहाँ पे जीविका का नाम, यहाँ पे अभी हाल में आपने सुना होगा सर कि जब कोरोना का माहौल था कि सब मास्क तैयार होगा, जीविका दीदी मास्क तैयार करेगी, उसे फिर बांटा जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था रहती है। कहने का मतलब ये है कि उसे आम लोग तैयार करे और उसके बाद सरकार उसका जो है उसको खरीदारी कर ले और लोगों को इसके लिए धन भी अर्जन हो जाता है। तो इस तरह की एक सुंदर व्यवस्था बन जाती है। ईरोड का व्यापारी, आपने देखा ईरोड का व्यापारी था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिल्ली के निकट वस्त्र तैयार करने का कारखाने में क्या व्यवस्था होती है। तो ईरोड का व्यापारी बुनकर द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेज देता है। वहाँ वस्त्र बनता है, कपड़ा वहाँ से आ गया। अब यहाँ वस्त्र निर्यात करने वाले फैक्ट्री में इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए वो कपड़ा करता है। ये कमीजें फिर क्या करते हैं, विदेशी खरीदार को निर्यात कर देती है वो लोग। और वो कमीज फिर कहाँ चल जाएगा, अमेरिका, यूरोप के व्यवसायी, जो एक किस तरह देखते हैं बाजार का श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ये बड़े बड़े स्टोर के स्वामी जब हो जाते हैं वो अपने कीमत पर बाजार तय करते हैं, कितना कमीज बेचना है, कितना में बेचना है, और न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करता है और सामान को ऊँचे कीमत पर बेचता है। और जहाँ तक संभव हो सके ये लोग चाहता है कि न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम ले लिया जाए और अपना लाभ बढ़ाते हैं। विदेशी ग्राहकों को सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। अच्छा,
यहाँ पर एक इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है। यहाँ पर की बात की गई 70 कामगार हैं और उसमें से वो लोग क्या करते हैं, बहुत कम किसी को 3000 मजदूरी दी है महीना में, और जिसे आयरन करता है उसका 1.5 रुपया प्रति पीस, जांच करने के लिए जो रखा है इसको 2000 रुपया प्रति महीना, धागा काटना बटन लगाने के लिए 1500 रुपया महीना। तो इस तरह कम मूल्य पर जो है लोग काम करवाता है। तो यहाँ तक आपने बहुत कुछ सीखा। अब आप कुछ प्रश्न के उत्तर दें तो ये अच्छा रहेगा। तो ईरोड के कपड़ा बाजार में लोग क्या करते थे बताइए, तो वहाँ कौन कौन रहते थे? अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बुनकर व्यापारियों पर किस तरह से निर्भर है, ये बताइए। तीसरा प्रश्न बताइए कि बुनकर सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है, क्या यह संभव है? दादन व्यवस्था क्या होती है? और अपने इलाके में क्या सहकारी संस्थाओं के बारे में आपने कभी सुना है, इसके बारे में? और विदेशों में जो खरीदार होते हैं, बस निर्यात करने वाले होते हैं, इससे वे लोग कैसा कुछ करें जो कि यहाँ के कारीगर को, मजदूर को ज़्यादा हो, क्या ऐसा व्यवस्था हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए एक इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री, देखिए यहाँ पर अधिक संख्या में महिला कामगार है, ऐसा क्यों? और यदि आप सरकार में रहते और आपके लिए कुछ, इनके लिए कुछ करना की स्थिति होती तो आप इनके लिए क्या करते? इनके जवाब आप दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो जब कमीज चली जाती है, जानते हैं वहाँ कितने महंगी कमीज बिकती है? तो एक कमीज वहाँ बहुत महंगा में बिकता है, $26। $26 का मतलब हो गया करीब यहाँ के हिसाब से 2000 रुपये से अधिक। तो यहाँ क्या होता है ना कि वो लोग 300-400 रुपये में कमीज का दाम हुआ, रखने का 200 रुपये खर्चा हुआ, तो उस लोग खर्च क्या करते हैं? विज्ञापन पे खर्च कर देते हैं। आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन देती है टीवी में, रेडियो में, इस तरह क्या होता है, उनका पैसा खर्च होता है और वो लोग मोटा मुनाफा करता है। 900 रुपया कमीज सब लागत पर, 900 रुपया उसका मुनाफा ही हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत अधिक मुनाफा कमाता है। और यहाँ पर जो बस निर्यातक होते हैं वो ने क्या 300 रुपये में कमीज बेच दिया, कच्चे माल के कितना हुआ 100 रुपया प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा, कामगार को 25 रुपया प्रति कमीज दिया। तो प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना आप भी थोड़ा सा कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पे आप यह भी देख सकते हैं कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो बाजार की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे देखिए आप रुई उत्पादन करने वाले थे, सुपरमार्केट के खरीदार से उसे जोड़ देती है और उसके बाद हर खरीद पर खरीदना होता है, फिर बेचना होता है। फिर देखिए कौन बेचे थे, तो सबको क्या लाभ बराबर हुआ था? नहीं, सबको लाभ की मात्रा सबकी अलग अलग थी। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, कुछ को खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। तो बहुत कुछ लोग क्या हुआ, जो निम्न रूप में, जो नीचे में थे, परिश्रम करके भी बहुत कम कमाया। तो इस तरह देखते हैं कि कितना असमानताएं दिखती है। अच्छा, अब आप व्यवसाय बताएं कि व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, क्यों कमाता है, कैसे कमाता है? और आप बताइए कि क्या यह उचित व्यवस्था है कि वही ज़्यादा मुनाफा कमाए, विदेशी, देशी नहीं? अब हम यहाँ पर देखते हैं बाजार और समानता को। तो किस तरह का बाजार व्यवस्था बनती है और क्या समानता है? तो देखिए, विदेशी बाजार व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया और उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक थे उसका लाभ कम रहा, मध्यम श्रेणी का रहा। और निर्यातक फैक्ट्री का जो कामगार था वो तो रोजमर्रा का जो है मजदूरी भर कमाया, वो भी बहुत कम ही कमा सका। और जो कपास उगाने वाला छोटा किसान था, ईरोड जैसा जगह का बुनकर, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया लेकिन बहुत कम कमाया और उनके उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिला। ये शर्ट
बहुत महंगा में बिका, लेकिन जितनी प्रक्रियाओं से गुजरा तो इसमें बहुतों को मुनाफा हुआ, लेकिन किसी को बहुत अधिक, किसी को बहुत कम। और जहाँ यह उपजाया गया नीचे के स्तर पर, उसे तो और भी कम, क्योंकि वो मजदूर थे। और जहाँ जो ज़्यादा पूंजी लगाया, चमक धमक वाला मॉल खोला, उसने ज़्यादा कमाई की। अब देखिए, सबको बराबर समानता की कमाई नहीं हुई। प्रजातंत्र है हमारा देश, लोकतंत्र है, यहाँ सबको बराबर होना चाहिए। फिर चाहे वो कोई स्वप्ना ही मजदूर क्यों न हो या कोई भी हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे लोग समझेंगे कि यहाँ समानता का अधिकार है। अब देखिए, एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है सबको, कि ऐसा बनेगा, दिखेगा, सबको अवसर बनेगा। जो अच्छा, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है, उगाते हैं, बनाते हैं, यही कारण है। किसान वहाँ रुई बेच सकते हैं, बुनकर बनाया हुआ कपड़ा बेच सकता है। लेकिन क्या होता है, बाजार जो होता है ना, वो धनवान और शक्तिशाली लोगों से बनाई जाती है, और ज़्यादातर लोग वहाँ धनी लोग होते हैं। वे लोग होते हैं जिनके पास अपने पैसे हैं, जिनके अपने कारखाने हैं, बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बहुत ज़मीन है। और गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे देखते हैं कि कर्ज लेके जो है बीज बोना पड़ता है, किसानी करना पड़ता है, और जैसा कि दादन व्यवस्था में भी होता है। और नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। और क्या होता है, निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई रास्ते सरकार ने समय समय पर अमल में लाने का कोशिश करते रहे हैं। उत्पादक मिल, सहकारी संस्थाएं बनाकर और कानून का दृढ़ता से पालन कर, और इस तरह हम लोग देखते हैं कई जगह पर आपको सहकारी संस्था मिल जाती है। और सरकार छोटे छोटे स्तर पर किसानों को ऋण अब देने लगी है कि उन्हें साहूकारों से कर्ज नहीं लेना पड़े, और अपनी पूंजी से कम इंटरेस्ट देकर वो एक अच्छा से बिजनेस भी कर सकें। मछली पालन के लिए सरकार पैसा देती है, किसान को देखते होंगे पैसा देती है, बकरी पालन के लिए पैसा देती है, गाय खरीदने के लिए पैसा देती है। तो इस तरह बहुत सारी व्यवस्था सरकारें कर भी रही है। अब आप एक क्वेश्चन बताइए, क्या आप जानते थे कि जो रेडीमेड ये वस्त्र हम गए बाजार खरीद लिए, कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? आपको कहाँ तक याद रहा? इसको आप अपने शब्दों में लिखें। अच्छा, एक क्वेश्चन का और जवाब दें। स्वप्ना ने रुई बेचने के लिए और दूसरा बाजार नहीं गई, वो खास व्यापारी के पास ही गई, उन्हीं के पास जाना पड़ा। क्यों का जवाब लिखें। और तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, जो बस निर्यातक कंपनी का कारखाना था, वहाँ जो मजदूर थे उनकी क्या स्थिति थी? और इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। और यहाँ पर कुछ शब्द संकलन है जो आपको इसके बारे में जान लें। जैसे जिनिंग मिल। जिनिंग मिल क्या होता है? वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, वह जिनिंग मिल में होता है। वो निर्यातक किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो विदेशों में माल निर्यात करता है। अच्छा, मुनाफा क्या होता है? मुनाफा लाभ को कहते हैं। लाभ क्या हुआ? कोई चीज़, तो लाभ उस पर कहते हैं जैसे कोई चीज़ हम खरीदे, जितना राशि मेरा लगा और उसको हम जब बेचते हैं, जितना हम उसमें कुछ यदि आमदनी हो जाए, उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो वह लाभ होता है, मुनाफा होता है, और कम में बेचते हैं तो घाटा होता है। इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। बाज़ार में कोई कमी जाती है तो कितनी प्रक्रियाओं से गुजर कर आती है, किसको अधिक मुनाफा होता है, किसको कम मुनाफा होता है, आप इसके बारे में जान गए होंगे और कुछ चिंतन करके अपना विकास करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए हितकर रहेगा। अब आगे एक अध्याय बचा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और धन्यवाद।